नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। चलिए देखते हैं कि जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे किया जाता है। चलो देखिएगा, ये स्टार्ट होता है इस वर्ड से। जीएसटी के अंदर है ना, दो प्रकार के ई लेजर्स होते हैं। यस, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। एक सेट प्रिपेयर होता है, अपडेट होता है टैक्स पेयर से। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो प्रिपेयर करता है एक सेट को। यस, जैसे कि मैंने कहा है कि जीएसटी के अंदर ई लेजर्स होते हैं दो प्रकार के। एक प्रकार के ई लेजर्स का जो सेट होता है उसे अपडेट करता है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। यस, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। दिस हैज बीन अपडेटेड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। और दूसरा सेट जो होता है वो होता है अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड। जो बेसिस पे दूसरा सेट अपडेट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो चलिएगा वापस एक बार वापस हम कहते हैं इसके अंदर क्या था। जीएसटी के अंदर दो टाइप के ई लेजर्स होते हैं। ई लेजर्स टाइप 1 का जो सेट होता है वो टैक्स पेयर प्रिपेयर करता है, और टाइप 2 वाला सेट होता है वो प्रिपेयर करते हैं रिटर्न्स के बेसिस पे। यस, और टाइप 1 वाले ई लेजर्स के सेट में होता है कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, और यहां होता है टाइप 2 में इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है। इसमें देखिएगा इतने सारे सेक्शंस इन्वॉल्व है, 49, 1, 3, 6, 10, 11 और रूल 87 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। इनको सबको साथ में रख के हमें पढ़ना है। देखो क्या बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपको कैश वर्ड से समझ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं रिलेट करता हूं। एग्जाम्पल देने के लिए मान लो पेटीएम वैलेट। पेटीएम वैलेट होता है। यस, हम क्या करते हैं, या फोन पे वैलेट हो गया, हम क्या करते हैं उसके अंदर मान लो 1000 रुपए आपने डाले हैं, तो आपका जो बैंक का पासबुक है उसमें एंट्री क्या आएगी कि 1000 रुपए पेटीएम वैलेट में गए या फोन पे वैलेट में गए। अब मान लो आपने 10 रुपए का पेमेंट किया, 20 रुपए का किया, 100 रुपए का किया, 500 रुपए का किया। ये जो पेमेंट्स आप उस वैलेट से कर रहे हो, इन पेमेंट्स का कोई भी डिस्क्रिप्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में आएगा? सोचिए, आएगा नहीं। लेकिन आपका जो फोन पे वैलेट का स्टेटमेंट होगा या पेटीएम वैलेट का स्टेटमेंट होगा उसमें जरूर आएगा। यस, इसी तरह से हम इसे कह सकते हैं, कैश लेजर को हम कह सकते हैं जीएसटी का वैलेट। जीएसटी का वैलेट जिसके अंदर आप पैसे डालो और इसी वैलेट से आप जीएसटी का कोई भी पेमेंट करोगे। आइदर यू हैव टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस एग्जांपल से हम रिलेट कर सकते हैं जीएसटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या हो सकता है। तो चलिएगा देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और यही से पेमेंट होता है। पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और यही से पेमेंट होता है। तो देखिएगा इसमें पैसे डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर पेमेंट बाय वे ऑफ कैश, चेक और डीडी। ये मोड्स है सारे इस कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट करने का। कैसे कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड कोई भी यूज करो, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, यस, ये यूज कर सकते हैं। या फिर ओवर द काउंटर, वहां काउंटर पे जाके आप पैसे जमा कर सकते हो। काउंटर पे जाके पैसे कैसे जमा कर सकते हो? आइदर कैश, आइदर चेक और आइदर डीडी। इन तीन मोड से आप जमा जमा कर सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम बात करते हैं लास्ट वाले का, ओवर द काउंटर पेमेंट, तो वहां पे ना एक लिमिट है कि आप 10,000 रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट एक टैक्स पीरियड में नहीं कर सकते। यानी पर मंथ जो आपका लिमिट है या पर क्वार्टर जो भी आपका टैक्स पीरियड होगा, उस हिसाब से आप 10,000 रुपए के ऊपर डिपॉजिट ओवर द काउंटर नहीं कर सकते। और वही ऑनलाइन मोड में जो इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, इनमें कोई लिमिट नहीं है। इनमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये है हाउ कैन यू डिपॉजिट अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लेकिन ये जो 10,000 वाली लिमिट है ओवर द काउंटर पेमेंट वाली, ये कब लागू नहीं होती हम देखते हैं।
यस, ये इन कंडीशन में लागू नहीं होती है। अगर अगर ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिपॉजिट्स टू बी मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, person notified by commissioner, proper officer or any other officer authorized to recover the outstanding dues including attachment proceedings or sale of movable immovable properties, to collect the amount by way of cash check dd during any investigation enforcement activity or any ad hoc deposit। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिपॉजिट कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है ओवर द काउंटर जाके, तब 10,000 का लिमिट लागू नहीं होगा। या फिर प्रॉपर कमिश्नर किसी को अथॉरिटी देता है, उस पर्सन को ये लिमिट लागू नहीं होगा। या फिर कोई भी ऑफिसर अगर किसी तरह से टैक्स की रिकवरी करने के लिए, मान लो कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच देता है, या एकदम से टैक्स पीरियड्स खत्म हो रहे हैं बट टैक्स पेयर टैक्स का अमाउंट पे नहीं कर रहा है, 1-2 साल बाद में रिकवरी हुई है, तो रिकवरी वाले केस में तो भैया आप जैसे दे रहे हो हमें बस पैसे दे दो, टैक्स की अमाउंट दे दो। तो उस केस में ओवर द काउंटर पेमेंट के 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा पेमेंट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आता है सिपिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो जीएसटी के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपको चालान जनरेट करना होता है, और गवर्नमेंट का कोई भी पेमेंट देखो चालान में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे ट्रिपल सीट अगर जा रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, तो आपके लिए जो वो अमाउंट के लिए वो जो रिसिप्ट देता है वो क्या कहता है, चालान फाड़ू, इतने रुपए का चालान फाड़ू। यस, आप अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो बिना टिकट और आपको टीटी ने पकड़ लिया, तो वो क्या बोलेगा, चालान फाड़ू। चालान यानी क्या, चालान ये कंसेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, उसके बदले में चालान चालान मिलती है। तो यहाँ जीएसटी में भी जब हम टैक्स भरेंगे ना, तो चालान जनरेट होगी, और कैसे होती है देखते हैं। पहले जनरेट होता है सिपिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सबसे पहले आप जीएसटी कॉमन पोर्टल में चले जाओ, वहां पे आपका चालान जनरेट करोगे तो ये बन जाएगा सिपिन, यानी उस चालान के ऊपर सिपिन नंबर आएगा। 14 डिजिट्स का नंबर होता है, 15 दिन की वैलिडिटी होती है। यस, देखिएगा सिपिन। और इसके बाद में जब आप उस सिपिन वाले चालान को लेके बैंक में जाते हो, तो बैंक वाला सीआईएन जनरेट करता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुछ नहीं, जो 14 डिजिट्स का सिपिन होता है उसी के आगे बैंक कोड लग जाता है 3 डिजिट का, और ये सिपिन बन जाता है, सीआईएन बन जाता है 17 डिजिट का। देखो में 3 डिजिट है ना, बैंक के कोड ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है सीआईएन। यानी सीपिन जब बैंक में जाता है तब बन जाता है सीआईएन। फिर इसके बाद में देखो बीआरएन, बैंक रेफरेंस नंबर। यस, बैंक रेफरेंस नंबर, जिस भी बैंक से आपने इस चालान का पेमेंट किया है उस बैंक का रेफरेंस नंबर होता है, कि इस बैंक का इस ब्रांच से पेमेंट हुआ है तो उसका होता है बैंक रेफरेंस नंबर। एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है कि किस बैंक से पेमेंट हुआ है। फिर EFPB, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ये होता है ऑथोराइज्ड बैंक्स का। देखो आपने अगर ऊपर देखा होगा तो काफी जगह लिखा है फ्रॉम ऑथोराइज बैंक, यानी क्या, जिसने जिस बैंक्स को जीएसटी में ऑथोराइजेशन मिला है उन बैंक्स की बात हम कर रहे हैं, तो उन बैंक्स को मिलता है EFPB। तो यहाँ हमारा पेमेंट बाय चालान का कंसेप्ट खत्म हुआ। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ई चालान जनरेट होती है यहाँ पे, मैनुअल चालान जनरेट नहीं होती है। यस, ई चालान जनरेट होती है। ई चालान जनरेट होती है अंडर फॉर्म PMT 06 प्लस आप उसका या तो कोई ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर दो, यस, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस से इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा पेमेंट कर दो। जैसे ही हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और गवर्नमेंट के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, तो सीआईएन मिल जाएगा। यस, अब देखो सीआईएन की 3 कहानी हो सकती है। एक तो सीआईएन जनरेट हो गया, आपको मिल गया, यस, खुशी मनाओ, सीआईएन मिल गया, चलो प्रूफ मिल गया कि हमने पेमेंट कर दिया है। सीआईएन आपको मिला ही नहीं, सीआईएन आपको मिला ही नहीं, यस, या फिर जनरेट हो गया और सीआईएन आपको मिला नहीं, बैंक ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सीआईएन अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा पैसा। और अगर सीआईएन मिला ही नहीं तो फॉर्म जीएसटी PMT 07 में विद प्रूफ एप्लीकेशन कर दो कि भैया मैंने पेमेंट कर चुका है लेकिन सीआईएन जनरेट हुआ ही नहीं। और अगर बैंक सीआईएन जनरेट करके आपको कम्युनिकेट करने में फेल हो जाती है, आपको बताने में फेल हो जाती है, तभी भी चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आरबीआई के ई स्क्रॉल में वो दिख जाएगा यानी आपका पेमेंट हो चुका है, आपका कैश लेजर अपडेट
हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब देखो बात आती है डेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखो कि डेट ऑफ क्रेडिट कब माना जाएगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट के खजाने में कब पहुंचा। देखो एक दिन हो सकता है, मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आज डेबिट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है ना वो क्रेडिट हुआ 2-4 दिन बाद में। यस, गवर्नमेंट को पैसे मिले 2-4 दिन बाद में। गवर्नमेंट को पैसा पहुंचेगा वो दिन आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होने का दिन है। एक्चुअली डेबिट हुआ है वो दिन हम नहीं गिनेंगे। जिस दिन गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ये अमाउंट पहुंच जाएगा उस दिन ही माना जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई भी एडजस्टमेंट हुआ है। यस, ये सारी बातें हैं। मैनुअल चालान होती नहीं है जीएसटी में, क्योंकि पहले ही बोल दिया था ई चालान जनरेट होता है और एक ही चालान जनरेट होता है। चाहे आपको टैक्स पेमेंट करना, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, कोई भी चीज, हर एक के लिए डिफरेंट चालान जरूरी नहीं है। एक ही चालान में आप सब चीजों का पेमेंट कर सकते हो। तो ये बातें होगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब देखो, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कैश, ये तो बातें हमने कर ली अब तक की कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कैसे डाला जाए, डिपॉजिट कैसे करें। अब हम बात कर रहे हैं कि इस डिपॉजिट करने के बाद इनका पेमेंट किस तरह से होता है। देखो पेमेंट किस तरह से होगा, मैनुअल यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब होता क्या है, कभी कभी आप कभी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपको उसमें दिखता होगा, फॉर एग्जांपल आपको है ना वहाँ पे एक सबसे पहले हेड दे दिया कि आपको आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आपने क्लिक किया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, उसमें से सिलेक्ट करोगे तो एक लिस्ट और आ जाएगी। ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही जीएसटी में भी होता है। इसमें दो हेड्स होते हैं, मेजर हेड्स और माइनर हेड्स। जैसे ही आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आईजीएसटी सिलेक्ट करोगे, एक अगली ड्रॉप डाउन लिस्ट और नई जनरेट हो जाएंगी जिसमें ये सारी चीजें होगी। इसका मतलब आईजीएसटी में आपको क्या पे करना है, टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, अदर पेमेंट। या फिर सीजीएसटी सिलेक्ट करोगे तो अगेन ये माइनर हेड वापस आ जाएंगे कि सीजीएसटी सिलेक्ट करने के बाद आपको इनमें कौन सा पेमेंट्स करना है। ये होते हैं मेजर हेड्स, ये होते हैं माइनर हेड्स। अब देखिएगा, इंसान है तो गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मान लो पेमेंट करना था आईजीएसटी टैक्स, लेकिन गलती से हो गया सीजीएसटी टैक्स, ये सिलेक्ट हो गया गलती से। या फिर आईजीएसटी टैक्स पेमेंट करना था बट आईजीएसटी सिलेक्ट तो सही किया बट इस पे इंटरेस्ट सिलेक्ट हो गया, गलती हो गई। अब क्या करें सर। अगर गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, सुधारने का मौका तो देना ही चाहिए। तो इसी तरह देखो जीएसटी में भी इस गलती को हम सुधार सकते हैं थ्रू जीएसटी पीएमटी 09। जीएसटी पीएमटी 09 में आप अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो उसे अपडेट कर दोगे तो आपस में वही पे ही वो उसको सेटल करके अपडेट कर देंगे। यस, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चलिएगा बेटा, आते हैं हम क्रेडिट लेजर पे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आखिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी हमारे क्रेडिट का हिसाब किताब। क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिसाब किताब कि हमने इनवर्ट सप्लाईज लेते वक्त कहाँ कहाँ इनपुट टैक्स पे किया है। ये हिसाब किताब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। सबसे पहले आउटपुट टैक्स को पे करना होता है ना, तो उसके पहले हमें क्रेडिट यूटिलाइज करना होता है। तो क्रेडिट यूटिलाइज कितना कर सकते हैं ये लेजर बताता है, और कहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी लेजर से। यस, इसी लेजर से। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, यस, यहाँ पे देखिएगा, सेक्शन 49(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट self-assessed input tax credit by a registered person shall be credited to his electronic credit ledger. The amount available in electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax. ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को कब यूज कर सकते हो, ओनली फॉर मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने वक्त ही आप उसका क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। यस, ये वर्ड को फोकस में रखना। आगे, आईटीसी कैनॉट बी यूटिलाइज फॉर टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग,
आउटपुट टैक्स पे करते वक्त ही आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी रिवर्स चार्ज के ऊपर का टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो उस वक्त ये आईटीसी का बैलेंस यूटिलाइज होगा नहीं, क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूटिलाइज होगा नहीं। सो रिवर्स चार्ज के केस में पेमेंट कैसी होगी? रिवर्स चार्ज के केस में ओनली पेमेंट हो सकती है कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से नहीं। आगे देखते हैं। Available IGST, CGST, SGST, UTGST balance credit in the credit ledger should be first utilized toward the payment of yes, जो सीक्वेंस में है वैसे पेमेंट हो सकता है। वैसे तो हम आजकल अब क्रेडिट कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिएगा कुछ इश्यूज इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या है। देखो, सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, क्या वो टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज हो सकता है? यस, टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज हो सकता है। यस, हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, क्या वो अदर देन टैक्स लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज हो सकता है? मान लो मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मुझे पेनल्टी पे करना है, मुझे लेट फी पे करना है, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकता हूँ उनके पेमेंट्स के लिए? तो यहाँ पे देखिएगा, हम इन पेमेंट्स के वक्त यूटिलाइज नहीं कर सकते। पहले पैराग्राफ में कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज कर सकते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। यस, नाइदर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ना ही रिवर चार्ज का टैक्स, इसमें हम क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्या मैं कैश लेजर का बैलेंस यूटिलाइज कर सकता हूं इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, रिवर्स चार्ज के लिए? यस, बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं क्रेडिट लेजर के बारे में। अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटी रजिस्टर। यस, लाइबिलिटी रजिस्टर्ड। देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड है ऑटो अपडेटेड ऑन कॉमन पोर्टल। ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ये चीज हमने देखा था स्टार्टिंग में कि इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ ई लेजर जो कि रिटर्न के बेसिस पे अपडेट हो जाता है। आपने जैसे ही रिटर्न में डिटेल्स दे दी, ये डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को बना देगी। सर ये होता क्या है? वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा, लाइबिलिटी रजिस्टर। इस रजिस्टर में उनका ही नाम होगा जो जीएसटी के अंदर कोई भी तरह का लाइबिलिटी हेल्ड करते हैं। उनकी लाइबिलिटी है कोई टैक्स पे करने की, इंटरेस्ट पे करने की, लेट फी, पेनल्टी, मैंने अब तक कोई टैक्स का अमाउंट पे नहीं किया है, यस, तो वो आ जाएगा लाइबिलिटी रजिस्टर में। और जैसे जैसे पेमेंट होता जाएगा आपका लाइबिलिटी रजिस्टर में से नाम हटता जाएगा। चलिएगा देखते हैं। अब देखिएगा लाइबिलिटी रजिस्टर। अब लाइबिलिटी हो सकती है बहुत प्रकार की हो। इस करंट टैक्स पीरियड का भी टैक्स बचा है, प्रीवियस टैक्स पीरियड का भी टैक्स बचा है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी भी बचा है। तो अगर अमाउंट पे करता है टैक्स पेयर तो उसे यूटिलाइज कैसे करें हम? कहाँ यूटिलाइज करें? सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड्स के टैक्स अमाउंट में यूटिलाइज कर लो। मान लो प्रीवियस टैक्स पीरियड्स का कुछ अमाउंट बचा है ना, तो आपने अभी जो पेमेंट किया है उसको वहां यूटिलाइज सबसे पहले करो। फिर नंबर आएगा करंट टैक्स पीरियड, अगर कोई बैलेंस बचता है तो। अगर बैलेंस बचता है तो करंट टैक्स पीरियड के जो भी लाइबिलिटीज है, ड्यूज है, वो आप पेमेंट करो। और अगर अभी भी कोई अमाउंट बचता है तो अदर, यानी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिमांड रिकवरी, अब जो भी अमाउंट आपका बच रहा है वो इन जगह is a sequence of utilizing the payment made in case of electronic liability register. Yes. तो ये हो गया बेटा द कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी रजिस्टर। और ये बोला गया है कब डेबिट क्रेडिट होगा। सीधी सीधी बात, हम कब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को डेबिट करेंगे? यस, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर डेबिट होता जाएगा। जब लाइबिलिटी कम होती जाएगी तो हम इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को क्रेडिट करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली ये देखेंगे कि लाइबिलिटी कहाँ से कम हो रही है, क्रेडिट लेजर से कम हो रही है कि कैश लेजर से कम हो रही है। यस, क्रेडिट लेजर से कम हो रही है तो डेबिट क्रेडिट लेजर को करो, कैश लेजर से कम हो रही है तो डेबिट कैश लेजर को करो। तो ये सब बातें हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 50, कि कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स में डिले हो जाता है, आप टैक्स भरने में डिले कर देते हो तो इंटरेस्ट कैसे लगते हैं? यस, इंटरेस्ट लगता है नॉट मोर देन 18%। और अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 18% पर एनम। अब देखो, पीरियड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि देखो अमाउंट आपको पता होती है, इंटरेस्ट रेट आपको पता है, आपको बस ये पता करना है, ये कैलकुलेट करना है कि कितने पीरियड पे इस पे इंटरेस्ट लगेगा।
यस, कब तक लगेगा, कब से कब तक। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कब से कब तक। केस नंबर 1, इंटरेस्ट पेएबल ऑन नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस। इंटरेस्ट पेएबल ऑन नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस। तो अब 5 मिनट में बस ये टॉपिक हम खत्म कर लेंगे। तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन नेट कैश लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन डिक्लेयर्ड टैक्स पेड इन जीएसटीआर 3B फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। देखो जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट जनरेट हो चुका था और ड्यू डेट के बाद में आपने टैक्स पे किया और जीएसटीआर 3B फाइल किया। ड्यू डेट के बाद, यस, ड्यू डेट के बाद में अगर फाइल किया है तो उस केस में देखो पेमेंट कैसे हुआ है, क्या क्रेडिट लेजर से टैक्स पे हुआ है या कैश लेजर से टैक्स पे हुआ है। अगर दोनों से टैक्स पे हुआ है तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे ओनली ऑन द कैश पोर्शन ऑफ टैक्स। सर लॉजिक, क्रेडिट लेजर तो ऑलरेडी टैक्स पेयर का जीएसटी वालों के पास पड़ा है, चाहते तो ड्यू डेट अगर क्रॉस भी हो गई तो वो उसमें से माइनर डेबिट कर सकते थे। यस, समझ में आया। तो इसके लिए क्रेडिट लेजर को यूज करके अगर आपने कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स का पेमेंट किया है और कैश लेजर भी यूज किया है तो आपका जो कैश लेजर का पोर्शन है ना उस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू कर देंगे आफ्टर द वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो खत्म होते से अगले दिन के लिए आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। और कैलकुलेशन किस अमाउंट पे करेंगे, उस अमाउंट का जो आपने कैश लेजर से पेमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। यस, इंटरेस्ट पेएबल ऑन ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी सेक्शन 51, यानी सेक्शन 73 74 का डिमांड और रिकवरी का प्रोसीडिंग शुरू हो गया। आप एकदम जिद्दी थे, टैक्स नहीं पे कर रहे थे ना, तो आखिरी में टैक्स पेयर ने आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर दी। अगर प्रोसीडिंग शुरू करने के बाद में अगर आप टैक्स पे करते हो तो उस केस में आपका जो कैश और क्रेडिट लेजर का दोनों अमाउंट होगा ना, उन दोनों अमाउंट्स पे हम आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। देखो कितनी सिंपल बात है, अगर मैं बिना प्रोसीडिंग्स पे कर देता था तो कैश पोर्शन पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, बट अगर अगर प्रोसीडिंग्स जनरेट हो गई तो कैश और क्रेडिट लेजर को यूज करके, दोनों को यूज करके जो अमाउंट का पेमेंट किया है दोनों के अमाउंट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। यस, ये चीज समझ गया। एंड द डेट, हमने डेट का डिस्कशन कर लिया। जो भी ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की उसके अगले दिन से लेके तो जब तक आप एक्चुअली पेमेंट नहीं कर देते तब तक के टैक्स सॉरी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह से हमने पेमेंट ऑफ टैक्स इस चैप्टर का रिवीजन, रैपिड रिवीजन कंप्लीट किया है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो बच्चों, आपके लिए लाया हूँ एक अनाउंसमेंट। हमारी बैचेस शुरू होने जा रही है सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की फ्रॉम 21 और सीए फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट बैचेस फ्रॉम 25 यस, ऑनलाइन मोड होगा। यस, पूरा बैच का ऑनलाइन मोड होगा। मॉड्यूल अच्छे से आपको डीपली पढ़ाई जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे, पास पेपर्स भी आपको इसमें करवाए जाएंगे, काफ़ी शॉकिंग प्राइस पे। तो क्या आप इस शॉकिंग प्राइस को जानना चाहते हो? तो जानना चाहते हो तो दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। पूरा डिटेल्स आपको हर चीज़ का इस पे मिल जाएगा। ऑल्सो द डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग दिस जीएसटी नोट्स ब्रह्मास्त्र, यस, इसका भी आपको डिटेल इस पे मिल जाएगा। तो चलिए बेटा, मिलते हैं, बाय बाय।